सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिनके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को जो है कवर किया था। सो आज की वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। सो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। सो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, उसके मीनिंग को हम समझेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उस कंट्री में पाई जाने वाली कोई भी देश की करेंसी जो है, उस देश की करेंसी के अलावा अगर पाई जाती है तो वो सारी जो है वो क्या है, फॉरेन करेंसीज हैं। जैसे हमारा देश जो है इंडिया है, इसके अंदर अगर यूएस डॉलर्स मिलते हैं या चाइनीज युआन मिलते हैं तो वो सब जो है फॉरेन करेंसीज को बनाती हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो रेट होता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक देश की करेंसी को हम एक्सचेंज कराकर दूसरे देश की करेंसी को ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि डॉलर का रेट जो है 76 रुपीज चल रहा है या 72 रुपीज चल रहा है, मतलब $1 अगर हम खरीदना चाहते हैं तो हमें उसके बदले में 76 रुपीज या जो भी करंट रेट चल रहा होगा वो हमें देना पड़ेगा। वो हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर द नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो एक ऐसी मार्केट होती है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर नेशनल करेंसीज को ट्रेड किया जाता है दूसरे देश की करेंसीज के साथ। मतलब आप अपने देश की करेंसीज को देकर या किसी भी देश की करेंसी को देकर दूसरे देश की करेंसी को ले सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। फर्स्ट है ट्रांसफर फंक्शन। इट ट्रांसफर्स द परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज। ये जो क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है परचेजिंग पावर को दो कंट्रीज के बीच में। जैसे कि हम यूएस से कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें यूएस डॉलर की जरूरत होगी, तो हमें क्या करना होगा, रुपीस को सबसे पहले यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कराना होगा। उससे हमारी जो परचेजिंग पावर हो जाएगी वो यूएस डॉलर्स में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे हम वहां के देश की चीजों को खरीद सकेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट फंक्शन। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट चैनल फॉर फॉरेन ट्रेड। अब ये जो है, अब हम देखते हैं ना कि अगर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि हम क्रेडिट कर सकते हैं। जैसे हम आए दिन न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर देश के ऊपर इतना कर्ज जो है वो वर्ल्ड बैंक का चढ़ गया है। ये सब चीज़ों को हम देखते रहते हैं क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लिया जाता है करेंसी को, सबसे ज़्यादा चलन में है वो करेंसी। और किसी भी देश के साथ अगर हमें व्यापार करना है तो अधिकतर जो है हम यूएस डॉलर्स जो है किसी भी देश को रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यूएस डॉलर हर कंट्री के जो लोग हैं, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हेजिंग फंक्शन। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, वो हमें फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क से बचाता है। इसका जो टॉपिक है, ये जो 3 टॉपिक हमने देखे, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन हमारे हैं, लेकिन हेजिंग फंक्शन नहीं है। वो अगर आप नहीं भी समझेंगे ज्यादा ध्यान से तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हम ध्यान में रखकर चले तो ये क्या करता है, एक्सचेंज रेट में आने वाले रिस्क से फॉरेन करेंसी के अंदर हमें बचाता है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटी एंड नॉट डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है वो रेट होता है जो गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी जो है डिसाइड करती है कि इस रेट पर आपका जो पर्टिकुलर करेंसी है वो आप एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे डॉलर के दिन ब दिन रेट जो है बदलते रहते हैं कि इतने रुपीस देकर आपका जो
आप $1 जो है परचेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है, यानी कि हमारे यहाँ पर RBI। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज द रेट विच इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट एक्सचेंज होता है जो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। जहां पर भी डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आती हैं, वहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तय हो जाता है। डिमांड फॉर सप्लाई और फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो डिमांड एंड सप्लाई के लिए हम देखेंगे अब इसमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है इसके लिए? टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। डिमांड क्यों होती है? पहला रीजन, ताकि हम गुड्स और सर्विसेज को दूसरे कंट्रीज के साथ परचेज कर सकें। टू सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड, गिफ्ट्स को अब्रॉड भेज सकते हैं, बाहर की कंट्रियों में भेज सकें हम। टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, फाइनेंशियल एसेट्स को हम बाहर भेज सकें, जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स हो गए। टू स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज, स्पेक्यूलेशन के लिए, जैसे हम सट्टेबाजी जिसे हम कहते हैं। टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, फॉरेन अगर हम कहीं बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, हमारे घरों में भी अगर कोई जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन की करेंसीज लेकर जाता है उस कंट्री की। ऐसा क्यों होता है? ताकि वहां पर वो खर्च कर सके। टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, अगर हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, वहां के लिए भी हमारा काम आता है। टू मेक पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और अगर हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं या कोई भी संधि कर रहे हैं दो देशों के बीच में, तो उसके लिए भी ये काम आता है। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर हम देखें, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो होती है वो किस लिए हम इंपॉर्टेंट होती है, वो किस चीजों में काम आती है? फॉरेन करेंसीज फ्लो इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, किन वजहों से होता है इनका फ्लो? फर्स्ट, व्हेन फॉरेनर्स परचेज होम कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट्स, जब कोई भी फॉरेनर जो है वो हमारे घर की कंट्रीज को या सर्विसेज को परचेज करता है, तो इससे हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी आती है। नेक्स्ट इज व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ द होम कंट्री, जब कोई भी फॉरेनर है बॉन्ड्स या शेयर्स को परचेज करता है, उससे हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी आती है। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसीज फ्लो इनटू द इकोनॉमी ड्यू टू करेंसी डीलर्स एंड स्पेक्यूलेटर, जो भी करेंसी डीलर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मार्केट में जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, आप रुपीज के बदले डॉलर्स लेना चाहते हैं, तो आप उनको रुपीज दे रहे हैं और डॉलर्स आपको मिल रहे हैं, तो वो डॉलर्स अगर आप हमारे यहीं पर ही लगा रहे हैं तो इससे भी हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी आती है। या आप मान लीजिए कोई फॉरेनर है, यूएस सिटीजन है, वो यहाँ पर आया, उसको जो है रुपीज में पैसे खर्चने हैं, तो उसने जो है हमारे यहाँ के मार्केट डीलर को जो है करेंसी डीलर को क्या किया, यूएस डॉलर्स दिए कि जी इसके बदले आप हमें रुपीज दे दीजिए, तो उससे जो है उन डीलर्स के पास जो है यूएस डॉलर्स आ गए, जिसको वो आगे जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे जो है हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आती है। नेक्स्ट इज व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया, ये हमने अभी बताया आपको। नेक्स्ट इज व्हेन इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड सेंड देयर सेविंग्स टू फैमिलीज इन इंडिया। अब हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो कनाडा वगैरह में, जो पंजाबीज हैं मोस्टली, वो वहां पर जाकर शिफ्ट हो रखे हैं ताकि वहां पर वो वर्क कर सकें। तो वहां से जब वो अपनी फैमिलीज को जो है पैसे वगैरह भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो यूएस डॉलर में ही करते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पर हमारे देश में आकर चेंज हम कर लेते हैं और इससे जो है फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इक्विलिब्रियम इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है? द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल होगी। ग्राफिकली इंटरसेक्शन जो है वो दिया हुआ है। अब अगर हम आपको देखें एक्सचेंज रेट का, जो हम आपको दिखाता हूं मैं, यहां पर आपको दिया हुआ है, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई दी हुई है यूएस डॉलर की। अब ये जो है यूएस डॉलर की डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है जहां पर मीट कर रहे हैं, वहां पर जो है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आपको मिलता है। नेक्स्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. Under this, country manipulates the exchange rate to adjust the deficit in the balance of payments by following certain guideline issued by IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम कहते हैं। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या है? ये कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, जो अभी हमने पढ़े, जिसके अंदर जो है कंट्री कोई भी जो मैनिपुलेट करती है एक्सचेंज रेट को अगर डेफिसिट हो रहा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में।
डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, इफ द कंट्रीज मैनिपुलेट द एक्सचेंज रेट विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस इशूड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग। अगर कोई भी कंट्री जो है एक्सचेंज रेट में मैनिपुलेशन करे आईएमएफ के रूल्स को फॉलो ना करते हुए, तो उसको हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है या मीनिंग क्या है इसके और कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। मीनिंग क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो हमने मैनेज फ्लोटिंग में पढ़ा कि अगर डेफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसके रिगार्डिंग जो है मैनेज फ्लोटिंग की जाती है। लेकिन अब बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, इसका क्या मतलब होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होते हैं जो उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, अगर वो बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हमारे यहाँ का, हमारे इंडिया का कोई सिटीजन है और फॉरेन का सिटीजन है, कोई भी मान लीजिए बिजनेसमैन है, तो उन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अधिकतर जो होती है ये देशों के अंदर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ मुझसे बन रही है या अगर मैं कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहा हूँ। बेसिकली इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है वो एक एज अ कंट्री के बेसिस पर लिया जाता है। तो कोई भी कंट्री या दो देशों के बीच में जो होता है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट चल रहा होता है या ज़्यादा चल रही होती है फॉरेन एक्सचेंज, ये जो होती है उसी को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो डिफरेंस होता है किन दो चीजों का। अगर हम मनी वैल्यू की बात करें, एक्सपोर्ट्स कितने हमारे डॉलर्स में हुआ है या मनी कितनी हमारी एक्सपोर्ट्स में लगी है, और इंपोर्ट हमने कितने पैसों का किया है। अगर इनका हम डिफरेंस निकाल ले, इनको माइनस कर दे, तो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाता है, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, बीओपी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर ये चीज हम बता देते हैं कि इसके अंदर विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों आती हैं। विजिबल मतलब जो हमें डायरेक्टली पता दिख रही हैं कि दो देशों के बीच में जो जो व्यापार हो रहा है वो सब चीजें, और इनविजिबल जो है जो इंटरनली हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। हमें पता नहीं होता कई ऐसी चीजों के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट जो है पैक्ट किसी दूसरी कंट्रीज के साथ बना रही है, वो इनविजिबल आइटम्स है। लेकिन जब एट द एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाला जाता है, जब भी हमारा एक अकाउंटिंग सेशन खत्म होता है सीजन, तो उसके अंदर क्या होता है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। दोनों चीजों से मिलकर विजिबल और इनविजिबल आइटम से बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करने का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम निकाल सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो समरी होती है नेशनल टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन इंटरनेशनल अकाउंट। क्या कि हमारे एक नेशन की, किसी भी कंट्री की टोटल ट्रांजैक्शन क्या हुई है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक एज ए इंटरनेशनल अकाउंट के तौर पर। एक इंटरनेशनल अकाउंट जैसे हमारे कंट्री की तरफ से, कोई भी एक कंट्री की तरफ से बना दिया जाता है, जिसके अंदर इन चीज़ों का हिसाब रखा जाता है कि बाकी किसी भी कंट्रीज के साथ हमारा क्या ट्रेड हुआ है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया और कितना हमने इंपोर्ट किया। नेक्स्ट इज, इसके अंदर जो है दो तरीके का अकाउंट होते हैं। पहला जो है करंट अकाउंट। इस रिकॉर्ड के अंदर तीन आइटम्स होती हैं। पहला विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड। क्या होती है वो, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। विजिबल मतलब जो हमें दिख रहा है कि कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट इज इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल मतलब द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। जैसे सर्विसेज का ट्रेड हुआ है, जैसे शिपिंग इंश्योरेंस। मान लीजिए हम बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, मान लीजिए फरारी अगर इंपोर्ट हो रही है, तो उसके अंदर जो है हम उस चीज़ की इंश्योरेंस भी करा करके भेज रहे हैं। क्यों, मान लीजिए अगर जहाज़ आ रहा है पानी के रास्ते, वहाँ पर अगर वो डूब गया, तो वो जो हम चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं आइटम, मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया फरारी इंपोर्ट करा रहे हैं, तो वो भी जो है साथ में डूब जाएगी। तो उसकी जो इंश्योरेंस करानी अगर हमने करवा रखी है, तो उसके पैसे जो है हमें पूरे के पूरे मिल जाएंगे, हमें भी और उस कंट्री के वहाँ पर अगर जिसने भी फरारी भेजी थी एक्सपोर्टर जो है उसको भी मिल जाएंगे। सो ये जो है
वो इनविजिबल ट्रेड है जिसके अंदर हम जो है हम भी इंश्योरेंस के तौर पर पैसे दे रहे हैं और उस कंट्री का एक्सपोर्टर भी दे रहा है, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? वो रिसिप्ट्स होती हैं विच रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव दैट द पेमेंट ऑफ कंट्री मेक विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जैसे कोई भी एक कंट्री का सिटीजन है, अगर मान लीजिए हमारा यूएस में कोई हमारा जो फैमिली मेंबर है वो रह रहा है, वो अगर हमें कोई चीज भेज रहा है, पैसे भेज रहा है, तो एज अ गिफ्ट हम दे रहे हैं जिसके अंदर हम उसमें टैक्स नहीं लग रहा है। जो वो चीजें वो भेज रहा है, अगर मान लीजिए कोई चीज हमने भेजी है तो हमें वो लेने के लिए टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स उसको एक्सपोर्ट कराने में लगेगा। तो वो सब चीजें जो हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर में इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये कैसे निकलती है? द नेट वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड एंड ऑफ इनविजिबल ट्रेड, वो जो है वो मिलाकर, और उसके साथ अगर हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी जोड़ दें तो वो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट जो हमने अकाउंट पढ़ा वो हम पढ़ेंगे, जो हमने 2 अकाउंट की बात करी थी। पहला करंट अकाउंट जिसके अंदर हमने 3 आइटम्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व अ रेजिडेंट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री चेंजिंग हिज एसेट्स विद अ फॉरेन रेजिडेंट और हिज लायबिलिटीज टू अ फॉरेन रेजिडेंट। ये क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के, जिसके अंदर एक डोमेस्टिक कंट्री का जो रेजिडेंट होता है वो अपनी एसेट्स को जो है किसी एक फॉरेन रेजिडेंट के साथ, या एक लाइबिलिटी जो है वो शेयर करता है किसी एक फॉरेन रेजिडेंट के साथ। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या क्या है? प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे प्राइवेट ट्रांजैक्शन। दीज आर ट्रांजैक्शंस दैट आर अफेक्टिंग एसेट्स या लाइबिलिटीज बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? वो अफेक्ट करती हैं, वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एसेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं, जो एक इंडिविजुअल लेवल पर होती हैं। जैसे हम अगर जो है किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज को इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो हमारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वो वाली ट्रांजैक्शन हो गई, इसके अंदर एसेट और लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू हो रही हैं। कोई भी अगर संधि हमारी जो होता है, या हम देखते हैं ना कि कभी कभार हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ये दूसरे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट होते हैं वो दौरे पर आते हैं, तो वो क्या करने आते हैं? दूसरे देश के साथ संबंध को अच्छा करने आते हैं और जो है नई नई नीतियां जो है अपनाने आते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बात करने आते हैं। तो जो भी वो चीज़ें तय करती हैं कि कितना बिजनेस जो है हम इंक्रीज करेंगे, या जो भी चीज़ें सेट की जाती हैं, तो उसके बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस मानी जाती हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। It is the act of purchasing an asset and at the same time acquiring and control of it. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर हम किसी भी एक एसेट को परचेज करते हैं और उसी सेम समय पर हम उसकी जो है पोजेशन भी एक्वायर कर लेते हैं, उसकी हकदार भी बन जाते हैं, वो होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट इज द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स दैट डज नॉट गिव द पर्टिकुलर कंट्रोल ओवर द एसेट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर हम परचेज कर लेते हैं लेकिन डायरेक्टली जो है कंट्रोल उसी समय हमें नहीं मिलता है। तो नेट वैल्यू जो होती है बैलेंस ऑफ डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, वो जो है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट बनाती है। अब अदर आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ ये कैपिटल और करंट अकाउंट का ही नहीं होता, और भी चीजों के बेसिस पर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इफेक्ट होता है। वो क्या क्या है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एरर्स एंड ओमिशंस। दे मे अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैम्पलिंग एंड ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। अब एरर्स और ओमिशंस जो है वो कब हो सकते हैं? जब या तो हमसे कोई मिस्टेक हो जाए अकाउंट्स को हैंडल करते हुए, या कोई इंटेंशनली जो है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करे, स्पेकुलेशन करे, तो उसके अंदर हम जो है एरर्स और ओमिशन जो है वो भी इफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऑल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट दोज इन द कैटेगरी में बी टर्म्ड एज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे वर एंटर्ड इनटू विद सम इंडिपेंडेंट मोटिव। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो हमेशा बैलेंस कराना जरूरी होता है, इसीलिए जो है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती हैं। अगर मान लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा है या किसी ओवर चल रहा है, तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है जिनका मोटिव जो है स्पेसिफिक होता है, इंडिपेंडेंट मोटिव होता है। वो क्या होता है
कि या तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है उस अकाउंट को, या कोई एक इंटेंशनल मोटिव के तौर पर उन ट्रांजैक्शंस को किया जा रहा है, इसीलिए उसको ऑटोनोमस बोला जा रहा है। अब ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है? ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंगली, वो जो होती हैं इट रेफर्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लेवल पर होती हैं जिसका मोटिव जो क्या होता है प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन करना। इन आइटम्स को अधिकतर जो है लाइन आइटम्स भी कहा जाता है बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन अ डेफिसिट इफ द ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा डेफिसिट में रहेगा अगर ऑटोनोमस रिसीट्स जो हैं वो लेस देन है ऑटोनोमस पेमेंट से। और मॉनेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो फाइनेंस भी कर सकती हैं डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए या हटाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज के। तो और वो इसके लिए क्या करती हैं, वो बोरो कर लेती हैं आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अब किसी भी देश की अगर हम बात कर रहे हैं उसको कर्जा कोई एक प्राइवेट कंपनी तो देगी नहीं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने मिलकर के बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है किसी भी कंट्रीज को अगर फॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है तो उसको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट इज अगर हम देखें अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में। अकोमोडेटिंग आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट उन ट्रांजैक्शंस के लिए रेफर किया जाता है जो अकर होती है बिकॉज ऑफ द अदर एक्टिविटी विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट सच एज गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे गवर्नमेंट जो है फाइनेंस करती है किसी भी चीज़ों को, तो उनके अंदर जो भी आइटम्स जो है इंक्लूड की जाती हैं वो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बिलो द लाइन ऑफ आइटम्स। इनको बिलो द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है, जैसे ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन ऑफ आइटम्स कहा जाता था, तो ऐसे ही अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन ऑफ आइटम्स कहा जाता है। अब डिसइक्विलिब्रियम द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है मतलब सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल नहीं आ रही होती, तब क्या होता है? अब देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट शोइंग आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट। बहुत कई फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में को, जिससे डिसइक्विलिब्रियम आता है, यानी कि या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इनको जो है मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट में कॉज लार्ज इंपोर्ट। अब बहुत बड़े लेवल पर अगर डेवलपमेंट हो रहा है उस पर खर्चा किया जा रहा है, जैसे मेट्रो का काम है या रेलवेज का काम हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, तो इसके अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में हमें इंपोर्ट करना होगा दूसरे देशों से, उससे जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ये सब इफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जिससे जो है इक्विलिब्रियम आता है। फर्स्ट इज इसके अंदर भी चीज़ें दी हुई हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जैसे जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिसेशन या डिप्रेशन आता है उससे भी इफेक्ट होता है। हाई डोमेस्टिक प्राइजेस में रिजल्ट इन इम्पोर्ट। अगर डोमेस्टिक प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी आइटम के, मान लीजिए अगर हम फेरारी खरीद रहे हैं, अगर उसके जो दाम हैं वो अगर हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो ज़्यादा है, अगर जो भी इंसान कर सकता है खरीद सकता है, लेकिन अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कम दाम में पड़ रही है, तो हम जो है वो यहाँ से नहीं मंगाएंगे, हम जो है हमेशा फॉरेन से ही मंगाएंगे उसको। तो इस वजह से भी जो है डिसइक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो डिसइक्विलिब्रियम का वो क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कॉज लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज एंड हैम्पर द इनफ्लोज ऑफ फॉरेन कैपिटल। पॉलिटिकली अगर इंस्टेबिलिटी चल रही है किसी भी देश में तो उससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल आउटफ्लो होता है, हम बाहर की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है दंगे फसाद चल रहे हैं तो हमारे देश के अंदर हम भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे और कोई और कंट्री भी नहीं करना चाहेगी, तो इससे जो है हम बाहर के देशों में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हम खुद के अंदर अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे को जो है बाहर के देशों से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होगा। और किसी भी दूसरी कंट्री की अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अपना पैसा भी अगर लगाएंगे कहीं पर तो उसी कंपनी में लगाएंगे जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा हमें पता है कि हमें प्रॉफिट मिल सकता है, और हम उस जगह पर कभी भी पैसा नहीं लगाएंगे जहाँ पर हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स, चेंजेस इन टेस्ट। अगर लोगों के टेस्ट में बदलाव हो गया, प्रेफरेंसेस बदल गई, फैशन में चेंज हो गया,
तो उससे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बदलता रहता है। इससे भी जो है डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो सकता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर वो आपको नहीं मिलेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं @A+Academics19 के नाम से, और मुझे भी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं @KAR17MA के नाम से, जहाँ पर आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो मिलते रहते हैं, और जो भी नई नई वीडियोस हम बनाते हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का हमेशा से ही, ताकि हमें फीडबैक जो है पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी है वो हमें मिल सके, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही दोस्तों। अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।